हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम जो है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। इसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का टॉपिक है आपका डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, परावैद्युत एवं ध्रुव। तो सबसे पहले अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करें, परावैद्युत की बात करें, तो बेसिकली ये क्या होता है, एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है, यानी एक ऐसा पदार्थ है जिससे धारा प्रवाहित नहीं होती। बेसिकली क्या किया जाता है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, जिससे क्या होता है, जिसके कारण ये जो है कंडक्टिंग बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका डाइलेक्ट्रिक है वो एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है। ठीक है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है। जैसे कि आप जानते हैं, जो आपके कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपके चालक होते हैं, जैसे आपका लोहा हो गया या आपका तांबा हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इनमें क्या होते हैं, जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि पूरे सब्सटेंस में मूव करते हैं, चलते हैं, गतिमान करते हैं और धारा को प्रवाहित करते हैं। लेकिन जब हम डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक में ऐसा कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे चार्जेस मूव नहीं कर पाते हैं। पर जब हम इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो इसमें डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। कैसे होता है, मान लीजिए ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक। अब पहले इसमें क्या था, इसमें पहले चार्ज कैरियर नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज कैरियर नहीं थे। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था कि जो चार्ज को कैरी कर सके, इधर से उधर ले जा सके। अब हमने क्या किया, इसमें फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। ठीक है, फील्ड लगाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो क्या हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे अकोमोलेट हो गया और नेगेटिव चार्ज आपका इधर पे आ गया। तो बेसिकली क्या हुआ, एक डायपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे उत्पन्न हो गया। अब इस द्विध्रुव आघूर्ण कैसे उत्पन्न हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है और आप ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र को लगाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में चले गए, फील्ड इस दिशा में है, जिस कारण क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ठीक है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूरी पे हो गए, जिसके कारण क्या हुआ, डायपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो, और इसके कारण क्या हुआ, कि कंडक्टिंग बन गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, जो ऊपर वाली फिगर है, ठीक है, आपको यहाँ पे एक ऊपर फिगर दिख रही है जिसमें चालक लिखा हुआ है। आप ये जानते हैं जो चालक होते हैं, इनमें क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते, यानी बेसिकली ये नॉर्मली कंडक्टर हो। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाते हैं तो उसका कोई ज्यादा प्रभाव उसके अंदर नहीं पड़ता। ठीक है, यानी अगर हम दोनों को जोड़ें तो क्या आ जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा। लेकिन जब आप परावैद्युत यानी डाइलेक्ट्रिक में फील्ड लगाते हैं तो इसके कारण क्या होता है, डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है, जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दूर हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, इसके अंदर फील्ड उत्पन्न हो जाती है। और अगर हम बाहर की और अंदर की फील्ड को जोड़ें तो ये जीरो के बराबर नहीं होती। डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। अब अगर हम परावैद्युत की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, यानी ये क्या होते हैं, अचालक पदार्थ। इन कॉन्ट्रास्ट टू कंडक्टर्स, दे हैव नो और नेग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर।
अगर हम कंडक्टर से इसकी तुलना करें, चालक से इसकी तुलना करें, तो इसका अर्थ है कि इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज कैरियर नहीं होता। क्या नहीं होता? चार्ज कैरियर इसमें नहीं होता। परावैद्युत अचालक पदार्थ होते हैं। चालकों की तुलना में इनमें कोई आवेश वाहक नहीं होता अथवा नगण्य। इन अ डाइलेक्ट्रिक द फ्री मूवमेंट ऑफ चार्जेस इज नॉट पॉसिबल। अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करें, परावैद्युत की बात करें, तो इसमें जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, जो आवेश होते हैं, उनका फ्री मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी चार्जेस हैं, वो आसानी से मूव नहीं कर पाते, वो मुक्त नहीं होते। किसी परावैद्युत में आवेश की यह मुक्त गति संभव नहीं। It turns out that the electric external field induces dipole moment by stretching or reorienting molecules of the dielectric. अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जब भी हम किसी भी परावैद्युत यानी डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। The collective effect of all the molecule dipole moment is net charges on the surface of the dielectric. अब अगर हम बात करें, अब आप ये जानते हैं कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे और बहुत सभी मॉलिक्यूल्स में ऐसा हो, ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक कलेक्टिव इफेक्ट पड़े। ठीक है, एक कलेक्टिव इफेक्ट होगा। अब एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे इसे, और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का ऐसे होगा, इनका एक कलेक्टिव इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा इसकी सतह पर, जो कि किसके ऑपोजिट होगा, आपकी जो फील्ड है या जो आपका विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में। फिर भी यह पाया जाता है कि बाह्य क्षेत्र परावैद्युत के पृष्ठ पर कुछ आवेश प्रेरित कर देता है, जो एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है जो बाह्य क्षेत्र का विरोध करता है। अब अगर हम कंडक्टर की बात करें, तो कंडक्टर में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, आपने फील्ड लगाई, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में आपने फील्ड लगाई, तो और क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज था वो दूसरी तरफ आ गया, उसके विपरीत दिशा में वो ड्रिफ्ट कर गया, और जो पॉजिटिव चार्ज था वो इधर पे कलेक्ट हो गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, डायपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया। लेकिन जब हम कंडक्टर की बात करते हैं, जब हम चालक की बात करते हैं, तो जो फील्ड लगाई जाती है, ठीक है, वो बाह्य जो फील्ड उत्पन्न होती है, यानी जो आपका कंडक्टर है उसके अंदर जो फील्ड उत्पन्न हो जाती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो आपने बाहर में जो फील्ड लगाई है उसको वो कैंसिल नहीं करती। ठीक है, अनलाइक इन अ कंडक्टर हाउएवर द ऑपोजिंग फील्ड सो इंड्यूस डज नॉट एग्जैक्टली कैंसिल द एक्सटर्नल फील्ड। परंतु चालक से भिन्न इस प्रकार का प्रेरित विद्युत क्षेत्र बाह्य क्षेत्र को यथार्थ रूप से निरक्षित नहीं करता, यह केवल क्षेत्र को घटा देता है। इट ओनली रिड्यूसेस इट, ये क्या करता है, इसे कम कर देता है। द एक्सटेंट ऑफ द इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टाइम। इस प्रभाव की सीमा परावैद्युत की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब हम बात करते हैं पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बेसिकली जब भी हम पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल क्या है, जैसे कि आपका HCl या H2 है। इसी प्रकार से नॉन पोलर H2 और CO2। तो हम क्या कहेंगे कि जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स में जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो कोइंसाइड कर जाता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का नेट डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, जैसे आपका H2 हो गया या CO2 हो गया, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है एक दूसरे को क्या कर देता है, कोइंसाइड कर देता है।
वहीं जब भी हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है कोइंसाइड नहीं करता, एक दूसरे से दूर होता है, जिस कारण इसमें जो है डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। अब जैसे हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल, HCl हो, आप ये जानते हैं जब भी HCl बनता है तो H पे आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और Cl पे माइनस नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है हाइड्रोजन जो है क्लोरीन को देता है, जिस कारण इनके बीच में प्लस और नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, एक दूरी पे होते हैं, ठीक है, एक सेपरेशन होता है इनके बीच में, जिस कारण यहाँ पे डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है। और आप ये जानते हैं जो डायपोल मोमेंट होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसी तरीके से H2O की बात करें तो यहाँ पे भी नेट डायपोल मोमेंट होता है। ये जो H मॉलिक्यूल है ये क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन O यानी जो आपका ऑक्सीजन है उसको दे देते हैं, जिस कारण क्या होता है, यहाँ पे एक नेट डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है और ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। इसकी जो डायरेक्शन होती है कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। वहीं अगर हम H2 या CO2 की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये आपस में एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं, तो कोई भी किसी भी प्रकार का आपका डायपोल मूवमेंट यहाँ पे नहीं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस में बी पोलर और नॉन पोलर, यानी जो सब्सटेंस है, जो भी आपके पदार्थ है, ठीक है, तो जो भी आपके पदार्थ है उनके जो अणु है या मॉलिक्यूल्स वो ध्रुवी और अध्रुवी हो सकते हैं, पोलर और नॉन पोलर हो सकते हैं। इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अगर हम एक अध्रुवी अणु की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है, ये संपाती होते हैं, यानी ये क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। The molecule then has a permanent और intrinsic dipole moment। तो इस कारण क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं इनमें किसी भी प्रकार का डायपोल मोमेंट नहीं होता। डायपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। और आप ये जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जब दो चार्जेस आपके पास है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन क्या होते हैं, एक दूरी पे दोनों होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इनके बीच में दूरी पे होते हैं, तो क्या होता है, इसके कारण डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो आपके नॉन पोलर या अध्रुवी जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, उनमें क्या होता है, उनमें किसी भी प्रकार का परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर हम इसके उदाहरण देखें तो कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्री दे हैव नो डायपोल मोमेंट, क्योंकि इनकी क्या है, एक सिमेट्री है, ठीक है, इनकी क्या है, सिमेट्री है, इसलिए इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का डायपोल मोमेंट नहीं होता। ऑन द अदर हैंड अ पोलर मॉलिक्यूल, वहीं अगर हम पोलर मॉलिक्यूल की बात करें, ध्रुवीय अणु की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, यानी जो आपका धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है, ये क्या होता है, सेपरेट होते, एक दूसरे से अलग होते, ठीक है, इज वन इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड इवन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, यानी तभी भी जबकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की फील्ड नहीं है, ठीक है। अगर हम इसमें फील्ड भी नहीं लगाते तभी भी क्या होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। सच मॉलिक्यूल्स हैव अ परमानेंट डायपोल मोमेंट, ऐसे जो मॉलिक्यूल है, ऐसे जो अणु है, इनका क्या होता है, परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, यानी स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण इनमें होता है। एज आयनिक मॉलिक्यूल सच एज HCl, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। और इसके एग्जाम्पल्स है जैसे कि आपके जो
आयनीय अणु है, जैसे कि आपका HCl हो गया, H2O हो गया, ये इसके क्या है उदाहरण। किसी पदार्थ के अणु ध्रुवी अथवा अध्रुवी हो सकते हैं। किसी अध्रुवी अणु में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं। तब अणु का कोई स्थायी अथवा आंतरिक द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन अणु अध्रुवी अणुओं के उदाहरण हैं, जिनमें सममिति के कारण कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। इसके विपरीत कोई ध्रुवीय अणु वह होता है जिसमें धनावेशों तथा ऋणावेशों के केंद्र पृथक पृथक अथवा स्थिति में भी जब कोई बाह्य क्षेत्र न होते। ठीक है, यानी कि अगर आप उस पर कोई भी बाह्य क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, जो इसके धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग या सेपरेट होते हैं। ऐसे अणुओं में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। HCl जैसे आयनी अथवा जल H2O का कोई अणु ध्रुवीय अणुओं के उदाहरण। अब हम बात करते हैं जब आपके जो अणु है वो नॉन पोलर होते हैं, यानी अध्रुवी होते हैं। तो जब आपके अणु अध्रुवी होते हैं तो इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं ये एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसमें कोई भी फील्ड नहीं अप्लाई करते तो क्या होता है, ये आपस में क्या होता है, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं। लेकिन जब आप इसमें फील्ड अप्लाई करते हैं, विद्युत क्षेत्र इस पे लगाते हैं, तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक साइड आ जाता है और नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ। तो बेसिकली क्या हो जाते हैं, ये पोलराइज हो जाते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश है वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, एक दूरी पे आ जाते हैं, जिस कारण डायपोल मोमेंट यहाँ पे इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, तो ये जो फिगर है इसमें हमने क्या किया है, फील्ड अप्लाई नहीं की है। ठीक है, फील्ड अप्लाई नहीं की है, तो आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है, वो एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहा है। लेकिन जब हम फील्ड अप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरीके से, तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाता है, या आप कह सकते हैं, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के विपरीत दिशा में चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलर बना सकते हैं। कैसे, उस पर फील्ड लगा। ठीक है, तो जब आप उस पर फील्ड लगाते हैं तो उस पर जो डायपोल मोमेंट है, जो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो उसमें उत्पन्न हो जाता है, उसमें इंड्यूस हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। ठीक है, और वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करा देते, प्रेरित करा के इसे पोलराइज करते। When the induced dipole moment is in the direction of the field and is proportional to the field strength. अब क्या होता है, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, इसमें फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है। और आप ये जानते हैं कि जो डायपोल मोमेंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, यानी किसकी दिशा में होगा आपका डायपोल मोमेंट, जिस दिशा में फील्ड लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो आपका डायपोल मोमेंट है, जो ध्रुव आघूर्ण जो प्रेरित हुआ है, वो फील्ड की दिशा में होता है, और ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है कि फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी। ठीक है, substance for which this assumption is true are called linear isotropic dielectric। अब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जिसपे ये सही हो, क्या सही होता है,
कि जो डायपोल मोमेंट है उसकी जो दिशा है, ठीक है, उसकी दिशा में जो है वो फील्ड की दिशा में होती है और किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर कर रहा है। ऐसे जो सोल्यूशन होते हैं, अगर हम ऐसे सब्सटेंस की बात करते हैं बेसिकली, तो ऐसे सब्सटेंस को लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। The induced dipole moments of the different molecules add up, giving a net dipole. अब क्या होता है, यहाँ पे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, आप जानते हैं बहुत सारे अणुओं को मिलके एक पदार्थ बनता है। अब इतने सारे जो अलग अलग एटम है, इसमें क्या होगा, इसमें सेपरेटली हर एक एटम में डायपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। यानी हर एक एटम, हर एक अणु में अलग अलग क्या होगा, डायपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण जो हो इंड्यूस होगा, प्रेरित होगा। और ये सब जब हम एक साथ ऐड कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका नेट, यानी टोटल हो जाएगा उस पदार्थ के लिए। The induced dipole moment of the different molecules add up, giving a net dipole moment of the dielectric in the presence of electric. अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो अलग अलग अणु है, ठीक है, इसमें अलग अलग डायपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो रहे हैं, ये सारा ऐड हो जाए, ठीक है, तो ये नेट हो जाएगा उस पदार्थ के। हम केवल उस सरल स्थिति पर ही विचार करेंगे जिसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में होते हैं तथा क्षेत्र की तीव्रता के क्रमानुपाती होते हैं। पदार्थ जिनके लिए यह अभिधारणा सत्य है उन्हें रैखिक समदैशिक परावैद्युत कहते हैं। विभिन्न अणुओं के प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे से जुड़कर बाह्य क्षेत्र में उपस्थिति में परावैद्युत का नेट ध्रुव आघूर्ण प्रदान करते हैं। तो बच्चों, आज हमने ये देखा कि जो आपके डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार से जो आपके डाइलेक्ट्रिक है उनमें हम पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण उत्पन्न करते हैं। हम जब भी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो फील्ड के विपरीत दिशा में मूव कर जाता है, जिस कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, एक दूरी पे आ जाते हैं, जिसके कारण डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और आपके जो आगे के टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।